हेलो गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 110 का यूनिट 9 नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, जिसका नाम है। तो क्या होता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, वो हम जानेंगे अपने इस चैप्टर के थ्रू। इसमें जो टॉपिक रहने वाला है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमको काफ़ी ज़्यादा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट दिखे हैं। टेररिज्म को भी एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडिया के केस में कौन कौन से थ्रेट है टेररिज्म को लेकर। ठीक है, तो जितने भी अब तक टेररिज्म अटैक हुए या टेररिज्म जितने भी इंसर्जेंसी हुई है उन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत अपने इस प्यारे से यूनिट का। तो पहला जो टॉपिक है वो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। वही है क्या ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहले तो आपको ये समझना होगा कौन सिक्योरिटी क्या होता है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को समझने से पहले पता होना चाहिए क्या कि नो सिक्योरिटी क्या होता है। तो पहले जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती थी उसको डिफाइन किया जाता था जियोपॉलिटिकल टर्म में, कि देखो आपका मतलब जो कंट्री है ना वो एक सॉवरेन स्टेट होनी चाहिए, कि अपने डिसीजन अपने होने चाहिए। मतलब पूरा कंट्रोल एक देश का अपने ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब देश का कंट्रोल होना चाहिए अपनी ज़मीन पर। डिटरेंस के अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है ना तो हमले करने से पहले सोचे, और हमला कर भी देता है तो उसका रिस्पॉन्ड करने के अंदर तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, मिलिट्री कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है तो तुम उसको रिस्पॉन्ड कर दो। तो ये होता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। लेकिन जब हमारा कोल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद 9/11 टेरर अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ यूएसए में, तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन उठने लगे कि लोगों की जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे क्या है, वो क्वेश्चन में आ। ठीक है, कि कभी भी कोई भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि पहले इतना कोई टेररिस्ट अटैक हमको नहीं दिखा था। तो ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होता है कि देखो इसके अंदर आपका आर्म ट्रैफिकिंग की, एकदम से वेपन का एक से दूसरे देश में जाना, ट्रैफिकिंग करना, टेररिज्म फैलाना, टेररिज्म होना, अटैक कर देना। ठीक है, आतंकवाद ये जो सुना होगा तुमने, ड्रग्स का ट्रैफिकिंग होना, इलीगल माइग्रेशन होना, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होना, तो ये सभी क्या है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है। क्या है? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है। कि टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक हो गया, आर्म्स ट्रैफिकिंग होना, भाई वेपन्स बाहर से ऐसी इलीगल आ रहे हैं, इलीगल लोग उठ के आ रहे हैं, तो ये सब हमारे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है। और जितने भी हमारे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि इसके अंदर ये एक नया सोर्स है। किसके लिए? इनसिक्योरिटी और कॉन्फ्लिक्ट के लिए। अगर आज कहीं भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, ठीक है, कहीं भी, तो वो टेररिस्ट अटैक क्यों हुआ है उसको लेकर हमारे आज के टाइम पे सिक्योरिटी के अंदर एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि लोगों की जान कभी भी जा सकती है, कुछ नहीं पता है ना। और एक कॉन्फ्लिक्ट भी बन जाता है। तो ये काफ़ी नया सोर्स है किसके लिए? कॉन्फ्लिक्ट के लिए और इनसिक्योरिटी के लिए। ठीक है जी, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर है कि जिनको हम बोल सकते हैं कि ये नॉन थ्रेट सिक्योरिटीज है। क्या था? नॉन थ्रेट्स, हाँ, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज थ्रेट्स है। तो भाई जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं इनके अंदर पूरा पोटेंशियल होता है कि एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को चेंज कर देते हैं किसके अंदर? कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। कि भाई आप पूरा कंट्री साफ मतलब शांत है, अच्छा है, आप उस पूरी कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि पूरा भारत शांत है, पंजाब बिल्कुल शांत है, लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है ना ये क्या करेंगे कि हमारे देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देंगे। ठीक है, तो इतना इनके अंदर पोटेंशियल होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना सिक्योरिटी का, ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर सिक्योरिटी आपकी स्टेट की और आपकी कम्युनिटी की आती है कि सरकार भी सेफ हो, पॉलिटिकल सिस्टम भी सेफ हो और कम्युनिटी भी सेफ हो। आज का टाइम है ग्लोबलाइजेशन, जहां पर जो एंटीएस थ्रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं,
उसको लिंक्ड कर दिया गया है, क्योंकि भाई आज के टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोग एक से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं। ठीक है, पहले कौन जाता था भाई दूसरे देश, कौन जाया करता था, लेकिन आज मूवमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से हमको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स दिखते हैं। अगर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि भैया नया कुछ आया है, तो बहुत ज़्यादा स्केल मैसिव लेवल पर हमको नॉन सिक्योरिटी थ्रेट दिखता है। पहले नहीं था, अब एकदम से रैपिडली राइज हो रहा है। क्यों? ट्रांसमिशन दिखता है। ठीक है, मतलब एकदम से पता भी नहीं चलता यार कैसे ये टेररिस्ट अटैक हो गया। ठीक है, एक से दूसरे देश में कब वो पहुंच जाते हैं, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो कोई एक कंट्री एबल नहीं है इस सिंगल हार्डली इसको, मतलब जो ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को इसको हैंडल कर सके। कोई एक ऐसा देश नहीं है जो इन सभी थ्रेट्स को मतलब कम कर सके, जो हैंडल कर सके। कोई ऐसा देश नहीं है, तो सबको मिलकर क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। अजम्पशन देखें इस कॉन्सेप्ट को लेकर, तो बोला जाता है कि जो एंटीएस थ्रेट्स है ये डायरेक्टली लीड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट या वॉर में। अगर आपके यहाँ पे मतलब कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो लोगों के अंदर एक फियर बना के रखेंगे। ठीक है, अब फिर हमारी गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगी, तो मतलब पूरा माहौल ना एक तरीके से वॉर कॉन्फ्लिक्ट की तरह हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी कंट्री भाई इस थ्रेट को नहीं मीट कर सकती, नहीं रिस्पॉन्ड कर सकती। ठीक है, इसके अंदर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की जरूरत है, कॉपरेशन की जरूरत है। ठीक है, अगर सभी देश मिलकर इस चीज को रिस्पॉन्ड करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना एक देश इसको हैंडल नहीं कर सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल। सिक्योरिटी एक देश के लिए, कम्युनिटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है। एंटीएस जो थ्रेट है वो ट्रांसनेशनल है, और हमको ज़रूरत है कि भाई इसका हम रिस्पॉन्ड करें ना, वो नॉन मिलिट्री करें। ये ही क्या कर रहे हैं, कोई इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, लोग इलीगली आ रहे हैं आपके देश में, या ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब होती है ना, तो हमको कभी भी मिलिट्री रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भाई टेररिज्म फैला हुआ है, टेररिस्ट आपके यहाँ पे अटैक हो रहा है। अगर गवर्नमेंट भी वहाँ पे मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करेगी, तो वहाँ पे जो सिविलियंस है, जो लोग हैं, उनकी मौत बहुत ज़्यादा होगी। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि नॉन मिलिट्री रिस्पॉन्ड करें, बट ये लोग इतने बेशरम होते हैं कि ये मानते नहीं है, तो हमको करना ही पड़ता है मिलिट्री रिस्पॉन्ड। तो इंटरनेशनली कोऑपरेशन की हमको ज़रूरत है कि हम इंटरनेशनली कोऑपरेट करें, तभी जाके क्या होगा, इसको रोका जा सकता है, इसको चैलेंज करा जा सकता है। ठीक है जी, ओके। जब हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो उसके बाद ना हमको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स दिखते हैं। कोल्ड वॉर जहाँ पे पूरा देश दो चॉइसेस में बटा हुआ था, या तो तुम कैपिटलिस्ट की तरफ चले जाओ या तुम सोशलिज्म की तरफ चले जाओ। कोल्ड वॉर खत्म हो गया हमारा 1991 के अंदर। अब जो सुप्रीमेसी थी किसकी, आइडियोलॉजी, ये वो कहीं ना कहीं गायब सी होने लगी कि भाई कैपिटलिज्म का बोलबाला था, सोशलिज्म का बोलबाला था, अब वो नहीं दिखने लगा। पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद हमने सोचा कि भाई पूरा देश ना पीस डिवाइड हो जाएगा, मतलब एकदम से शांति से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमको देश के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हुए दिखते हैं। ठीक है, कब? कोल्ड वॉर के बाद। अब नेचर कैसा था कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, ऐसे कौन से कॉन्फ्लिक्ट थे? तो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जितने भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमको आइडियोलॉजी नहीं दिखे कि भाई अपने यहाँ पे कैपिटलिज्म लेके आना है, एक बोलता कि नहीं सोशलिज्म लेकर आना है, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखा। कॉन्फ्लिक्ट जो हुए थे ना, वो एथिक के बेस पर थे, वो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट थे, वो इन्वायरमेंटल रूट कॉन्फ्लिक्ट थे। ठीक है, लोग अपने ट्राइबली, मतलब वो बोलते हैं कि देखो हमारे एथिक अलग है, तुम तो अलग ट्राइब के हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखने लगा, देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, बाहर नहीं, दूसरे देश से लोग कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे थे, अपने देश के अंदर हमको कॉन्फ्लिक्ट दिखते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हमको दिखता है कि बहुत से लोगों की जान भी जाती है। ठीक है, तो 1990s के बाद हमको बहुत ज़्यादा आर्म कॉन्फ्लिक्ट दिखते हैं जो कि इंट्रा स्टेट थे, मतलब देश के अंदर ही हुए थे।
अब इसके अंदर हमको काफी लोगों की सिविलियन कैजुअलिटी दिखती है, मतलब बहुत से जो नागरिक होते हैं देश के उनकी जान जाती हुई दिखती है। तो जितने भी देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुए थे यहाँ पे हमको हाई रेट ह्यूमन कैजुअलिटी दिखती है। 90% ऐसे लोग होते हैं ना कि जो आम का यूज नहीं कर रहे हैं, वो वेपन वो हथियार वगैरह नहीं उठाना चाहते, वो पीस है भाई, वो शांति से रह रहे हैं, लेकिन उनकी जान जाती है किसकी वजह से? इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और पर्टिकुलरली उसमें वुमेन और चिल्ड्रन हमको दिखते हैं। ठीक है, और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये काफी रूथलेस वायलेंस करते हैं, काफी बड़ा वायलेंस करते हैं, और कभी भी ये इंटरनेशनल जितने भी लीगल कन्वेंशन होते हैं उनको नहीं मानते ये ग्रुप। ठीक है, ये डिसएग्री करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं डायस्पोरा का क्या रोल है। तो डायस्पोरा जैसे कि लोग इंडिया का जो इंसान है वो दूसरे देश में रहने लगे तो उसको हम डायस्पोरा बोलते हैं कि वहाँ पे इतने लोग हो रहे हैं। ठीक है, तो वो इंडिया का डायस्पोरा कितना है यूएसए के अंदर, तो ये सारा इसके अंदर खेला वो आपको नहीं समझना है। पर आजकल के टाइम पे लोग ज़्यादा मूव करने लगे हैं तो डायस्पोरा भी बढ़ने लगे हैं, और ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट एक्टर है किसके अंदर? इंटरनेशनल रिलेशन में 1990s के बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंडिंग में, आर्म सप्लाई में, कंपेनिंग में। ठीक है, और कंट्री के अंदर भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिन करने में। भाई देखो, अगर तुम दूसरे देश में जा रहे हो तो वहां से ना लोग आर्म्स को सप्लाई करेंगे, वो फंडिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि तुम एक खालिस्तान को ही देख लो, खालिस्तान को ना इतना सपोर्ट, जो ये खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं उनको इतना सपोर्ट इंडिया में नहीं मिलता है जितना सपोर्ट उनको दूसरे देश में मिलता है ना भाई। देखो तुम खुद देख सकते हो, बताने की चीज नहीं, तुमको खुद को दिख रहा होगा। तो वही है, न्यू स्टेट्स हमको दिखते हैं, नए नए टाइप के स्टेट दिखते हैं। भाई कोल्ड वॉर खत्म हुआ ना उस टाइम पे हमको कुछ ऐसे स्टेट दिखते हैं जो किसी की नहीं मानते हैं, हमेशा वायलेंस करते हैं, फेल्ड स्टेट जहां पर कोई मतलब सत्ता ही नहीं चल रही है भाई, वहां की कोई गवर्नमेंट ही काम नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट रुक ही नहीं पा रही है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हिला पड़ा है उनका। फेलिंग स्टेट जो अब बिल्कुल खत्म होने की दबात पे है, वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो खत्म होने वाला है। तो ऐसे स्टेट्स हमको कहाँ पे दिखते हैं? कोल्ड वॉर के बाद। ठीक है, जो स्टेट है यहाँ पे आपको एलाइड क्लासेस का रूल दिखेगा। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस दिखेंगी कि एथनिक क्लीनिंग करना चाहते हैं, लोगों को मतलब हटाना चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर ग्रुप को। तो ये इसका रहा है ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड थ्रेट। तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड अगर हम थ्रेट को देखें तो कुछ पॉजिटिव दिखता है, कुछ नेगेटिव दिखता है। ठीक है, और इसको थोड़ा धीरा कर ले। तो इसका ना हमको कुछ पॉजिटिव दिखता है, कुछ नेगेटिव दिखता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से। तो सभी को पता है यार, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हमने ग्लोबलाइजेशन के अंदर पढ़ लिया था। इससे क्या होता है कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से उसे नेचुरल रिसोर्स का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये काफ़ी फेवर करता है रिच नेशंस को, जो एलाइट नेशन है भाई, बड़े अमीर है, जो उन्हीं के इंटरेस्ट में हमेशा ज़्यादा बात करता है। ग्लोबलाइजेशन का बोलने का सिंपल सा इसका नेगेटिव पॉइंट हमको दिखा है। इन्वायरमेंट को ख़त्म कर देगा, ट्रैफिकिंग करेगा ड्रग्स की। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, तुम इंपोर्ट कर लेते हो, तुम एक्सपोर्ट कर लेते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें तो इलीगल भी होती है। ट्रैफिकिंग करना ह्यूमन बीइंग का, तुमने सबने केरला मूवी देखी होगी है ना, तो देख रहे हो ना कैसे ट्रैफिकिंग होने लगी है, आर्म्स का, मनी लॉन्ड्रिंग का। तो अच्छी चीज़ें भी है और बुरी चीज़ें भी है, ऊपर ही बोला जा रहा है कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, कुछ बुरी चीज़ें भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमको किसकी वजह से दिखनी है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन को कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव ही रहे भाई, नेगेटिव कम से कम हो। मैं तो कहूँ हो ही ना, बट भाई फिर से मैं बात बोलना चाहूँगी, कुछ बेशरम होते हैं जिनका हम कुछ कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं टाइम आने पे। टेररिज्म एंड द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। भाई टेररिज्म भी एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब टेररिज्म होता क्या है? टेररिज्म का कोई ना कोई डाइवर्स ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इसके अंदर आपका खुद का अलग ग्रुप है, कोई रिलीजियस ग्रुप है, कोई नेशनलिस्ट ग्रुप है, लेफ्टिस्ट ग्रुप है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग मेन मोटिव होता है। ठीक है, और टेररिज्म को और पॉलिटिकल वायलेंस, ये जो होता है ना, इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो थोड़ा ब्लर सा है कि हम कभी समझ नहीं पाते हैं। बट टेररिज्म के कुछ एलिमेंट्स की बात करें तो ये ना क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी के अंदर एक फियर पैदा करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे डरे। ठीक है,
तो टेररिज्म का अंदर क्या होता है कि देखो सोसाइटी को डराना है, धमकाना है, तो उनके अंदर हमेशा ये रहता है। और टेररिज्म ना क्या करता है, बहुत ज्यादा वायलेंस करता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, फियर। वो विक्टिम को भी टारगेट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी टारगेट करते हैं। उनका ये नहीं है कि भाई इससे हमें पंगा लेना है तो इसी को उड़ाना, नहीं, वो सोसाइटी को भी टारगेट करते हैं। ठीक है, इनकी दो नहीं पता नहीं कितनी आंखें हैं, बस क्या ही बोलूं मैं। तो टेररिस्ट काफी अलग होता है अदर वॉर से। इनका जो हमेशा कुछ गोल होता है कि देखो भाई ये गोल अचीव करने का है अपने को, और फियर पैदा करने का है, सिंपल बोले तो इंटरनेशनल टेररिज्म की अगर बात करें तो इनके खुद के एम होते हैं, कुछ बिलीफ होता है, और पॉलिटिकल कंटेक्स में होता है। आज के टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे और भी टेररिज्म फैलने लगा है, इनहेंस होने लगा है। वेपन्स, मास डिस्ट्रक्शन ये रखते हैं। इनके पास ऐसे ऐसे हथियार होते हैं कि जो आपने कभी देखे भी ना होंगे। ये ऐसे ऐसे हथियारों को रखते हैं जो एक टाइम पे पूरी सोसाइटी को उड़ा देंगे। कुछ टेररिस्ट ग्रुप की बात करें, जाने माने रेड आर्मी फिक्शन, जापानीज रेड आर्मी, और आर्म फोर्स नेशनल लिबरेशन, शाइनिंग पाथ, LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलाम, अल कायदा, जिसको हर कोई किसी ने इसका नाम सुना होगा। तो ये काफी जाने माने टेररिस्ट ग्रुप है। नाम कमाना है तो कुछ अच्छे के लिए कमाओ ना। यूएसए ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, भाई 9/11 अटैक जो कि यूएसए के अंदर हुआ था, और इसमें मिलिट्री कैंपेन इन्वॉल्व थी अफगानिस्तान की और इराक की। ठीक है, इसका जो डायमेंशन था वो डिप्लोमेटिक, इंटेलिजेंसी और डेमोस्ट्रिक था, और इसको हम JWOT भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। इसके बाद जो चैलेंज थे वो ये थे कि स्टेबिलिटी नहीं आ पाई इराक में, क्योंकि सद्दाम हुसैन के बाद जो भी आया इराक के अंदर, उसके बाद हमको स्टेबिलिटी नहीं दिखी है, वहाँ पे सरकार बिगड़ती हुई दिखी है। काफ़ी चैलेंज आए हैं। अफगानिस्तान में से जब यूएस की ट्रुप विड्रॉ करी गई थी उस टाइम पे देखा आपने, तालिबान ने रूल कर लिया, तालिबान ने उसको कंट्रोल कर लिया, और काफ़ी हमको थ्रेट्स भी दिखे हैं। ठीक है, ICI जो कि क्या करते हैं, एक मतलब उनके अंदर ना एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पैदा हो गए हैं। जितने भी हमारे मुस्लिम जो कंट्रीज है, मेनली मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज है, जहाँ पे आपको इस्लामिक मेजॉरिटी के अंदर दिखता है, तो वहाँ पे ना एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पैदा हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर ट्रूप रख दिया, ईरान के ऊपर सेंसस लगा दिए, ईरान के ऊपर, ऐसे ही तो समझ जाओ। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके अंदर होता है। अब इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि मैंने एक BPSC 104 नाम से एक बुक है जिसके अंदर जितने भी ये टॉपिक्स है ना सबको कवर कराया है। तो आप ना वहाँ से जाके कवर करो भाई। बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार एक कंटेंट, एक टॉपिक पढ़ाना, दोबारा से वो टॉपिक आ रहा है, दूसरे साल में आ रहा है, सेकंड ईयर में आ रहा है, थर्ड ईयर में आ रहा है, तो उसी कंटेंट को रखो। बार बार कंटेंट चेंज करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको जम्मू कश्मीर वाला मैंने मूवमेंट पढ़ाया है, उसका जो मतलब जो ये अटैक हुआ है, जो भी कुछ हुआ है वो पढ़ाया है ना, तो वहाँ से उसको कवर करो। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगी। जम्मू कश्मीर का और इस्लामिक ये करा दूंगी मैं। नॉर्थ ईस्ट के मैंने सारी इंसर्जेंसी आपको पढ़ाई है, खालिस्तान वाला मैंने पढ़ाया है। जो नहीं पढ़ाया वो यहाँ से कर लो, और एक दो टॉपिक अगर फालतू कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का रिवीजन ही तो हो जाएगा, है ना। तो वहाँ से भी आप कंटेंट बनाने की कोशिश करो कि भाई देखो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर वाला हमने वहाँ से कर लिया है, तो यहाँ पे पढ़ने की क्या जरूरत है ना। तो वहाँ से कवर करने की कोशिश करो इसको। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमको दिखता है सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप, जो कि 1990s में एमर्ज होता है। ठीक है, और भी हमको एक JKLM है जो कि आर्म कैंपेन जिसने चलाई थी 1996 में। उसके बाद प्रो पाकिस्तान एक इस्लामिक ग्रुप था, हिजबुल मुजाहिदीन ने इसको टेक ओवर कर लिया था कि देखो अब ये जो कैंपेन है ये हम संभालेंगे। ठीक है, उसके बाद 9/11 ग्रुप के अंदर अलकायदा, ठीक है, और इस्लामिक टेररिज्म जम्मू कश्मीर के अंदर ये हमको टेररिज्म दिखते हैं, इस्लामिक टेररिज्म। और तो और जो ये हमारे LET है और JEM है, अगर आपको इनकी फुल फॉर्म देख दी एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ये कोलैबोरेट करते हैं इंटरनेशनली और अटैक करते हैं जम्मू कश्मीर में ही नहीं, मुंबई का अटैक आपने सुना होगा
26/11 वाला जो कि 2008 के अंदर हुआ था। तो इसमें भी इनको हम क्या दिखा है, टेररिस्ट अटैक दिखा है कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं, जम्मू कश्मीर से बाहर भी अटैक हुए हैं इंडिया के अंदर। इस्लामिक टेररिज्म हमको दिखता है, हिस्टोरिकली जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, ठीक है, और जो रेडिकल है उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमको इसके अंदर दिखता है। और एमर्ज 1980s में 80s में हुआ था इन पाकिस्तानी इंटेलिजेंसी के वहाँ से। अलकायदा देश की बात करें तो ये कैसी छाप छोड़ते हैं, ये बताते हैं, मतलब एक तरीके से सोसाइटी को दिखाते हैं कि इंडिया ना मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट है, पर ऐसा नहीं है भाई, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। लेकिन ये सोसाइटी के दिमाग को क्या ही बोलूँ यार, अब बस मुंह मत खुलवाओ अपना। इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंसर्जेंसी की बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर तो पैरामिलिट्री फोर्स हमने वहाँ पे भेजी थी, और काफ़ी अलग अलग ग्रुप अलग अलग डिमांड रखते हैं, ठीक है। कोई बोलता है हमको अलग से देश चाहिए, कोई बोलता है कि नहीं हमको अलग से स्टेट चाहिए, कोई बोलता है कि हमको अलग से डिमांड चाहिए, कोई बोलता है कि हमको अलग से अपनी गवर्नमेंट चाहिए, हम इसकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ खुश नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग हमको वहाँ पे काफ़ी डाइवर्स मूवमेंट दिखते हैं, ठीक है जी। और नागा मूवमेंट जो कि काफ़ी टाइम तक चला था, ये इसका जो रूट है वो एथिक ट्राइबल रिलीजियस आइडेंटिटी से है कि भाई देखो ये ट्राइबल ग्रुप हमारे ऊपर हावी हो रहा है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं दबती जा रही है, तो हमने इनको थोड़ा सा प्रिविलेज दिया और थोड़ा सा इनका हेल्प किया, भाई जो तुम्हारी दिक्कतें बताओ, बट ऐसे ऐसे भारत से बाहर नहीं जाने का, ये गलती नहीं करने का, ठीक है। और नेबरिंग कंट्री से इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर दिखते हैं ना, देखो सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है इनको काफ़ी सपोर्ट भाई अपने देश में तो मिलेगा नहीं, बाहर से ही मिलेगा, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ठीक है। और आज के टाइम पे जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट आपको पता है कहाँ से मिलता है ना, पता है ना बस। तो खालिस्तान मूवमेंट जो कि सिख मिलिट्री इन पंजाब में है, ये क्या डिमांड करता है कि हमको अलग से देश दो, खालिस्तान दो, ये बोलते हैं। इनको सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान इनको वेपन पे वेपन देता रहता है। हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने चलाया, और उन्होंने खालिस्तान को खत्म, मतलब खालिस्तान की डिमांड को कम करने की कोशिश करी और ख़त्म करने की कोशिश करी। नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो हमारा 1970s में एमर्ज हुआ था, जहाँ पे जो हमारे लैंडलेस पीसेंट थे जिनको बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट ही करते हैं, और वो काफ़ी इंस्पायर थे माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी से, ठीक है। और जो ये मूवमेंट है ये 185 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के अंदर स्प्रेड हो चुका है, और ये टारगेट करता है हमारी सिक्योरिटी के, पर्सनल सिक्योरिटी को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। आज की जो पुलिस है वो काफ़ी परेशान है वैसे इस चीज़ से, बट जो नक्सलाइट है वो कहना चाहते हैं कि देखो हम ना अपनी बातों को रखते हैं, ठीक है। और वो बोलते हैं कि देखो हम इस तरीके से ही अपनी बातों को रखते हैं कि वेपन्स के थ्रू शांति से किसी के, आज के टाइम पे भाई कलयुग है, किसी से शांत नहीं रहा जाता, तो क्या ही बोले अब। चैलेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इतने सारे हमको चैलेंज इंडिया के अंदर दिखते हैं भाई। कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहा है, कोई बोल रहा है हमको अलग से देश दो, तो हमको काफ़ी अलग अलग चैलेंज इंडिया के अंदर दिखते हैं। तो डिफरेंट रीजन में अलग अलग डाइवर्स चैलेंज है, तो इसलिए हमको डिफरेंट मूवमेंट में रिस्पॉन्ड करने के लिए अपनी एक यूनिफाइड अप्रोच बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि वहाँ पे अलग चैलेंज है, वो अलग चैलेंज है तो हम अलग अलग उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करें, नहीं, एक यूनिफाइड अप्रोच रखो और रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। तो यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर्स खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी भी बोल रही हूँ, बार बार बोलूँगी, उसको आप BPSC 104 से कवर करने की कोशिश करो। जो 2-3 टॉपिक वहाँ से मिलते हैं सही है, और 1-2 टॉपिक इस्लामिक टेररिज्म और एक ये कौन सा है नक्सलाइट, यही नहीं मिलेगा। नक्सलाइट शायद है उसके अंदर, शायद है, एक बार देख लेना। एक ही टॉपिक नहीं मिलेगा, एक या दो, और सारे मैंने वहाँ से कवर कराए हैं, तो वहाँ से एक बार पढ़ के आओ, थोड़ा सा दिमाग चलने लगेगा कि हाँ 1 साल पहले भी तुमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। ये मत सोचो कि हमको कुछ नहीं आता, जो पढ़ा था वो भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार थोड़ा सा दिमाग को पीछे लेके जाओ, और BPSC 104 का वो देखना एक बार, मूवमेंट के ऊपर कुछ होगा एक टॉपिक वगैरह, प्लेलिस्ट देख लेना BPSC 104 की, तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत यार पढ़ाई वढ़ाई कर लो, 2 बजे से मैं इस पूरी PPT में लगी हुई हूँ, और अब 7:30 हो रहे हैं, तो सोच सकते हो कितना टाइम मेरा भी गया है, कितना, और अभी मेरे को अपना भी पढ़ना है। मेरा
बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कब जाके मैं बस लेट जाऊं, बट लेट नहीं सकते यार। थोड़ा सा मेरी मेहनत के ऊपर थोड़ा सा वो कर लेना, रहम कर लेना, और अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से मार्क्स लेके आना, बस इतना ही रहम कर दो मेरे ऊपर। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।